चलो ठीक है। सो ये अपन देख लिए लास्ट क्लास तक जो कहानी थी उसका क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम का आया हुआ पुराना क्वेश्चन है, या देखा जाए भाई कितना टफ क्वेश्चन आता है। सो एक टफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पुराना क्वेश्चन है, इसका इस टॉपिक से लेना देना नहीं है, बट एडवांस 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुझे देख के बताइए कितना टफ है और इसका आंसर कितना टफ आएगा जल्दी से। बहुत टफ क्वेश्चन है यार, एडवांस में बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कम से कम इसको सॉल्व करने में आधे घंटे लगने चाहिए। तो आधे घंटे में से कम में सॉल्व कर दिए तो यार कुछ गड़बड़ है मामला, अभी भी शर्म नहीं है। 10 सेकंड में नहीं लग रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। मीनू सही है, निधि सही है, आदर्श सही, हाँ आदर्श बिल्कुल, आधे घंटे टाइम दो बेटा, सोचो ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का। शिवम बाबू पॉजिटिव डेविएशन पूछा है, अरे जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया उसी को लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, पहला वाला ठीक है। वैष्णवी जरा देख ले बाबू, बोलो तिवारी। सर मल्टीपल है। हाँ मल्टीपल करेक्ट है सर, ए बी दोनों लग रहा है। दोनों ही होगा, चलो ठीक है, चलो ठीक है। सो देखोगे एनसीईआरटी भी उठा के देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एनसीईआरटी के ही दोनों एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि एग्जांपल एनसीईआरटी से लिख लेना, किसी को तो सुने नहीं होगे, कोई जाके तो घर पे किया नहीं होगा, तो बोला गया एनसीईआरटी से एग्जांपल लिखने के लिए, ठीक है। चलो सो ये अपने पास कहानी है, ठीक है, कैसे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनके। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत हुआ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, लास्ट ईयर मतलब पहले का पुराना आया हुआ क्वेश्चन है आरएलवीपी का, सॉल्व करो फटाफट से। बोलता है वेपर प्रेशर एसीटोन का 20 डिग्री पे 185 है, टॉर एक 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाया गया, नॉन वोलेटाइल मतलब सॉलिड मिला दिया गया। बोलता क्या 100 ग्राम एसीटोन में मिलाया गया, वेपर प्रेशर जो हो गया वो 183 हो गया। पूछा है कि बताओ मूलर मास कितना होगा सब्सटेंस का। बहुत टफ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है। अच्छा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो भी ऐसा नहीं था। करो सॉल्व जल्दी से। दीप ठीक है, राघवेंद्र ठीक है, आयुषी ठीक है, आदर्श ठीक है। चलो सो महावाहियात सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। कल्याणी ठीक है, रिया ठीक है, देखो त्रिपुरारी ठीक है। जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हो ना अभी, बस इतना ही कष्ट करना कि एग्जाम हो ना तो उसमें भी ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। बस ध्यान रखना कि एग्जाम में भी सॉल्व करना होता है, सिर्फ पढ़ाया जाता है उस समय नहीं सॉल्व करना होता है, वरना उस समय तो लगता है ऐसे क्वेश्चन, एग्जाम आने पर क्या दे दिया ये। चलो
ठीक है, सो फटाफट से अपने पास कहानी क्या है, सो पी नॉट एस माइनस पी एस, सेम वही कहानी जो पिछला वाला क्वेश्चन था, डिवाइड बाई पी नॉट एस इक्वल्स टू, सो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई, क्या लिख दिया, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, बस इसको पुट करो सब फटाफट से, ये है 185, ये है 183, ये है, शिवम फिर से चेक करो बाबू, 185, ये है 1.2, ये है कितना है 100, ये है एसीटोन, एसीटोन का कितना होता है मोलर मास, एसीटोन का मोलर मास कितना होता है, और ये अपने पास निकालना है। ठीक है, फटाफट से निकालो, तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो आएगा वो आ जाएगा मोटे मोटे तौर पे 64 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 64। ठीक है, चलेगा, डन है क्या, किसी को रोना गाना मचाना है इसमें, कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया इसमें रोना गाना मचाना है, समझ में नहीं आया, जादू हो गया, नहीं है, ठीक है 64 65 ठीक है, अरे उसके लिए परेशान नहीं हो, थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो सकता है, 65 भी आएगा तो भाई यही ऑप्शंस के पास में क्या ही है, 63 भी आता तो यही है, इतने अच्छे लोग हैं, ऑप्शंस भी देखो कितने अच्छे दिए हैं। ठीक है, चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग कि भैया हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे RLVP के क्वेश्चन, और यही आता है, इससे ज्यादा कुछ आता होता है नहीं इसमें। ठीक है, चलो, सो अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब समझते हैं ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, लेकिन उससे पहले जरूरी है जानना कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बहुत बार बताया है, ठीक है, ऐसे समझाने के लिए, लेकिन आज टॉपिक है तो अपन इसको दोबारा से पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का, चाहे वो सॉल्वेंट हो सकता है, वो सॉल्यूशन हो सकता है, वो सॉल्यूशन लिक्विड का हो सकता है, लिक्विड सॉलिड का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब बराबर आ जाए, जिस भी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कोई एक टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएगा, सो हम बोलेंगे क्या कि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हो चुका है। वहां पे होता क्या है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, हमको पता है कि भैया वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, किसके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, फटाफट से बताओ, तो वेपर और लिक्विड या फिर गैस फेज और लिक्विड फेज के बीच में क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, सो सबसे पहला चीज है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट हम उस टेम्परेचर को बोलते हैं, टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid equals to vapor pressure of equals to atmospheric pressure, क्या लिख रहा हूँ, atmospheric pressure। ठीक है, पूरा लिखना तुम लोग। सो बोलता क्या है कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझो, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए 100 डिग्री C at 100 डिग्री C vapor pressure of pure water is 760 mmHg या 760 टॉर और mmHg सेम थिंग है। बोलता क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 760 टॉर होता है, 1 atm होता है, कन्वर्जन अपने कर सकते हो। ठीक है, तो अगर वो 760 टॉर हो गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अगर हम मान के चलते हैं कि 1 atm है, अगर हम मान के चलते हैं कि 1 atm है, तो 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है,
So at 100 degrees Celsius, vapor pressure of pure water is 760 torr and pressure is 1 atm, 180, इसको atm यूनिट में लिख ले रहा हूँ, 1 atm. That's why शॉर्ट में लिख लूँ, that's why 100 degree C is boiling point. ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का है वो क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट. दूसरी चीज कि यहाँ पे होता क्या है, तो हमको एक चीज पता है कि भैया अगर बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, किसके किसके बीच में, तो लिक्विड और गैस के बीच में, लिक्विड और वेपर के बीच में. ठीक है, सो इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर. ठीक है, सो एक इक्विलिब्रियम, रुक जा अभी क्वेश्चन, रुक जा जिसके भी क्वेश्चन है. सो एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है लिक्विड और वेपर के बीच में. कहाँ पे, जब बॉइलिंग पॉइंट हो रहा होगा तब. एक और भी चीज बॉइलिंग पॉइंट के बारे में खास है जो हमको बचपन में पढ़ाया गया, उसको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट पे जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों फेज पॉसिबल होते हैं. मतलब ऐसा है कि बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड भी हो सकता है वाटर और गैसियस भी हो सकता है वाटर, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा पे कभी लिक्विड नहीं होगा. हाँ, बॉइलिंग पॉइंट से कम पे गैस जरूर हो सकता है. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड स्लैश गैस बोथ कैन एग्जिस्ट, बोथ कैन एग्जिस्ट. ऑब्वियस इक्विलिब्रियम है तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम है, लिक्विड में और वेपर के बीच में तो दोनों एग्जिस्ट कर ही रहा है. ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा पे भैया लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, above boiling point liquid phase does not exist. बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर पे लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है. ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि भैया अपने पास कहानी कैसी है. तो अब अपन बात कर लेते हैं भैया उसके बारे में कि भैया ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है. तो देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि हमने क्या किया कि अगर कोई लिक्विड लिया, प्योर लिक्विड, और उसमें अगर हमने सॉलिड कोई भी सॉल्यूट डाल दिया, ध्यान से सुनना, सॉलिड सॉल्यूट डाल दिया तो वो जो लिक्विड है उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है. मतलब जो 100 डिग्री तक गर्म हो सकता था पानी, वो हो सकता है 101 तक गर्म हो जाए, वो और भी अगर उसमें डाल दिया तो 102 तक गर्म हो जाए. तो ये सॉलिड सॉल्यूट डालने के फायदे हैं. इसका बहुत प्रैक्टिकल यूज है, बहुत प्रैक्टिकल यूज है जो आप लोगों ने देखा होगा. अच्छा ये बताओ किसको किसको दाल बनाने आता है? कितने लोग ऐसे हैं जिसको दाल वाल बनाने आता है? दाल बनाने या मतलब थोड़ा बहुत खाना वाने वाली चीज तो आती है. वैष्णवी बोलिए मेरे को तो आता है, आद्या बोलिए मेरे को आता है. लड़कों में किसको किसको आता है? लड़कों से पूछ रहा हूँ. प्राची, दिव्या, क्या बात है यार, क्या बात है. झूठ बोल रही है. अच्छा नहीं आता, आनंद बोल रहा है. अच्छा ठीक है, आदर्श. चलो, तो ऐसा होता है यूजुअली कि जब मान लो आलू बॉईल करना हो या दाल बॉईल करना हो, तो यूजुअली ऐसा देखे होगे कि कभी कभी ऐसा किया जाता है कि उसमें थोड़ा सा जब बॉईल करना होता है तो लोग बोलते हैं थोड़ा नमक डाल दिया करो, नमक डाल के बॉईल किया करो. देखे हो ऐसा? सादा नहीं बॉईल करो, थोड़ा नमक डाल के बॉईल किया करो. तो कुछ बोलेगा? हाँ, वैष्णवी बोले हाँ ये बात तो है, नमक डाल के. अच्छा, एक बॉईल करते हैं तो उसमें भी डालते हैं. अंजन बोला है कि हम तो सुने ही आज तक किए नहीं है. ठीक है, प्राची बोलिए बिल्कुल डालते हैं, नमक तो डालते ही हैं. सो देखो वो नमक क्यों डालते हैं, क्यों बोला जाता है कि नमक डाल के बॉईल करो? नमक डाल के बॉईल करने का फायदा ये है, कौन है ये, क्या है, रुको रुको पहले रुको यार, क्या क्वेश्चन है.
ऐसा हो सकता है कि 90 डिग्री से तो अबे तू ऑडियो ऑन करके पूछ लियो क्या बोल रहा है, इतना मेहनत नहीं करने वाला मैं पढ़ने में। ठीक है चल रुक जा 2 मिनट। तो बोला जाता है कि नमक डाल के बॉईल कर लो। ठीक है, फायदा क्या होता है नमक डाल के बॉईल करने का? नमक डाल के बॉईल करने का फायदा ये होता है कि अगर आपने नमक डाला है तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? अभी जस्ट मैंने बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है अगर आपने उसके अंदर में सॉल्यूट डाला है। तो इस वजह से हम पानी में नमक डाल देते हैं ताकि उसकी थोड़ी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का फायदा ये है कि जो दाल को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता था वो अब 101 मिलेगा, 102 मिलेगा। तो टेम्परेचर हाई मिलेगा तो उसके वहां पे मतलब ऐसे बोल लो कि पक जाना या वहां पे गल जाना या वहां पे बॉयल हो, जो भी बोलो सॉफ्ट हो जाना, वो जो चीज है वो आसानी से हो पाएगी और जल्दी हो पाएगी। इसी वजह से थोड़ा नमक या थोड़ा सॉलिड डालता है। ऑब्वियस नमक के अलावा क्या ही डालोगे, तो इसलिए उसमें नमक डाल दिया। और नमक में एक और भी खासियत है जिसकी वजह से डाला जाता है, पर हाँ ये सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, तो ये कहानी, हाँ बिल्कुल समुद्र के पानी में जल्दी पकेगा, बिल्कुल सिद्धांत, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया सॉल्यूट कैसे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, चलो बोलो तिवारी क्या दिक्कत है बताओ, कब से परेशान है, बोल कहाँ गया, बोल। अबे बोल, ऑडियो ऑन कर, तेरे को परमिशन दे रहा हूं मैं। चैट भग जा तू, चैट 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 भग जा चैट। अभी तू रुक जा, तो लास्ट में पूछना, अब अपने क्वेश्चन बटोर के रखे रहे, लास्ट में पूछना। ठीक है, सो ये कहानी है अपने पास कि किस तरीके से सॉल्यूट वर्क कर रहा होता है और उसका असर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट को कैसे इंक्रीज करता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। चलो, एक तो तरीका था कि आपने क्या क्या सॉल्यूट डाल दिया, उसकी वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गई। अब बात ये आता है कि सॉल्यूट डालने पे कितना इंक्रीज होगा, कैसे इंक्रीज होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा। सो उसके लिए एक कहानी दी गई, एक न्यूमेरिकल तरीका बताया गया, बोला गया कि देखो यार क्या है ना, कि जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट इज डेल्टा टी, ये जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के। ठीक है, सो जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा डेल्टा टी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलालिटी के। यहाँ डेल्टा टी का मतलब क्या है, तो यहाँ बगल में लिख रहा हूँ कि डेल्टा टी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट फाइनल। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट फाइनल माइनस बॉइलिंग पॉइंट इनिशियल। ठीक है, दैट इज डेल्टा टी। सो बोलता है क्या कि जो डेल्टा टी होगा वो मोलालिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस मोलालिटी वाले चीज को यहाँ प्रोपोर्शनलिटी वाले चीज को हटाओ तो डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू एम। यहाँ के बी क्या है, तो एक कांस्टेंट है जो कि हर जितने भी अपने पास सॉल्वेंट्स है उन सारे सॉल्वेंट्स का कुछ अलग अलग होगा। ठीक है, इसको इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, सो बोला क्या गया कि जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलालिटी के। उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो के बी इंटू एम के बराबर होगा। अब जैसे मैंने बोला कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 0, मान लो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था और अब की बार 102 डिग्री हो गया, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 102 हो चुका है जो कि फाइनल बॉइलिंग पॉइंट है। 100 उसका इनिशियल था, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कहानी है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि डेल्टा टी इज द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ये चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ये चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा भैया, इसलिए पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया था शुरू में, दैट इज एलिवेशन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इस चीज को मैं थोड़ा अलग तरीके से समझा देता हूँ कि इंक्रीज ही क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि इंक्रीज हुआ। तो समझो इस चीज को। देखो, हमको एक चीज तो पता था, एक चीज तो हमको पिछले वाले कहानी से पता है कि सॉलिड सॉल्यूट डालने के बाद सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। हमको पता है ना कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि बाद में देखो, पहले तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर प्योर होता था तो पी नॉट एस होता है। अगर उसमें सॉल्यूट डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, तो पी नॉट एस मल्टीप्लाइड बाई एक्सेस, ये हो जाता है। और एक्सेस क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट।
तो हमको पता है कि ये वैल्यू इस वैल्यू से तो छोटी होती है, मतलब सॉलिड सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर जो भी अपने पास सॉल्यूशन होगा उसका डिक्रीज करेगा। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यार अब तो ऐसा हो गया कि मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने पास है 1 atm और वेपर प्रेशर जो है वो 1 atm नहीं रहा 100 डिग्री पे, उससे कम हो गया, मतलब वाटर बॉयल नहीं होगा। सो अब हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। इसको तब तक इंक्रीज करना पड़ेगा जब तक कि फिर से जो वेपर प्रेशर था वो वापस से एटमॉस्फेरिक के बराबर ना हो जाए। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट डाला, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो चुका है सॉल्यूशन का। अब हमें उस सॉल्यूशन को पहुंचाना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो हमें उस टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा और तब तक इंक्रीज करना होगा जब तक कि हमारे पास ये कहानी ना आ जाए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वापस से अपने पास बराबर हो गया है वेपर प्रेशर के, और हमें दिख रहा है कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। तो जितने से इंक्रीज किया, जितने से हमने उसको बढ़ाया, दैट इज डेल्टा टी। तो यही कहानी है जिस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है जब भी हम सॉल्यूट डालते हैं तब। कोई ऐसा जिसको इस पूरे कहानी में समस्या है तो हैंड रेज करो, डाउट पूछ लो अपने, और फिर आगे की बात करेंगे। रिया कुछ पूछना चाहती, बोलो रिया क्या समस्या है बेटा? सर आप बोले कि ना साल्ट डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, तो सर शुगर अगर डालेंगे तो उससे भी होगा क्या? देखो शुगर भी डालोगे तो होगा, लेकिन शुगर उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना सॉल्ट इफेक्टिव होता है। तू एक बात बता बेटा, नमक मतलब दाल बनाने के चीनी डालेगी? नो सर। अच्छा, आलू में चीनी डालेगी? नो सर। सस्ता कौन होता है, नमक होता है? नमक सस्ता है कि चीनी सस्ता है? सर वो नहीं सर, ये बताइए ना, बोल रहे हैं कि डालेंगे तो जैसे साल्ट इंक्रीज करता है, ये भी बिल्कुल इंक्रीज करेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। लेकिन एक बात याद रखना रिया, बात ये है कि सॉल्ट अगर इतना डालने पे जो इफेक्ट देगा, चीनी इतना डालोगे तो उतना ही इफेक्ट देगा। अमाउंट दोनों का अलग अलग होगा। शक्कर बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू सॉल्ट। ठीक है, चलो। सो ऐसी कहानी है जिस वजह से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बोल कोई बोल रहा है कि भैया क्यों होता है? अरे नलायको, इसलिए होता है ना क्योंकि देखो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मोलालिटी के ऊपर। मोलालिटी क्या होता है? मोल्स बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स आ रहा है। अब तुम एक बात बताओ कि तुमने 1 मोल NaCl डाला तो 1 मोल NaCl का मास 58.5 ग्राम होता है, लेकिन 1 मोल शक्कर का मास 58.5 ग्राम होता है। उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, 336 340-42 के आसपास आएगा, 342 आएगा आई गेस। अब 342 और 58 दोनों के लिए 1-1 मोल ही हो रहा है। तो समझो कि जो इसका 58 ग्राम काम करेगा उसका 342 ग्राम काम करेगा, और एक्चुअल में इसका 58 भी नहीं, 58 का आधा। क्यों आधा? अभी आगे बात करेंगे अपन इस पे। ठीक है, तो इसलिए इसका 5 गुना 6 गुना या हो सकता है उससे भी ज्यादा टाइम्स 6 से 12 गुना ज्यादा शक्कर को जरूरत होगी। मतलब 1 चम्मच जो नमक काम करेगा वो 12 चम्मच शक्कर डालोगे तब काम करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी हो गई कि भैया किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बोलो रिया। सर स्लाइड पीछे कीजिए ना, वो पॉजिटिव डेरिवेशन वाला वो क्वेश्चन नहीं लिखे थे। ठीक है करो। इसको फटाफट से छापो, जल्दी से इसको छापो। कहाँ गया पॉजिटिव डेविएशन वाला? सर अगर सॉलिड बेटा उसको बाद में लिखना है, यहाँ से इसको लिख लेना पहले। बोलो। सर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तब तो उसका टेम्परेचर नहीं डिक्रीज करेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करेगा। तो एक बात बता, हमने जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो उसी समय हम लोगों ने ये बात की थी कि हम तभी पढ़ रहे हैं जब अपने पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने लिक्विड में डाला है तब। यस सर, ये टॉपिक ही यही था। अब बाकी अगर तूने ऐसा मान ले तो अल्कोहल वाटर का मिक्सचर बना के बोल रही है तो डेफिनेटली वहां पे कहानी क्या होगी? तो वहां पे तो निकालना और भी आसान है। कैसे निकालेगी? सीधा वेपर प्रेशर निकाल ले। अब तू निकाल के देखिए वेपर प्रेशर जो अकेले सॉल्वेंट होता तो, और जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो, उन दोनों में अगर क्या वेपर रिलेशन है? प्रेशर ज्यादा आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा। बॉइलिंग वेपर प्रेशर ज्यादा आ गया मतलब जल्दी वो पहुंच गया ना वो टेम्परेचर पे। यस डिक्रीज हो वेपर जाएगा। प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, वेपर प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, यस सर। चलो छापो फटाफट से। बोल तिवारी क्या बताऊं मैं, जल्दी बोल, भेज। क्या है? ऐसा हो सकता है क्या कि टेम्परेचर 90 डिग्री एंड वी गेव 1 atm ऑफ वेपर प्रेशर एंड अरे नहीं, 90 डिग्री पे वाटर जो है वो पॉसिबल नहीं है कि वो तुम्हारे पास 1 atm का वेपर प्रेशर दे दे। ये पॉसिबल नहीं है। वो वाटर की देखो, वेपर प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ
एनी सॉल्वेंट, वो खुद की प्रॉपर्टी होती है उसकी, वो प्रॉपर्टी नहीं है कि 100 डिग्री पे वो 180 प्रेशर दे दे, ठीक है। अरे तो वेपर प्रेशर तो एक्सटर्नली कैसे दे लेगा, अपने एक्सटर्नली तू देने जाएगा तो इक्विलिब्रियम है क्या वहां पे, तू अपने से लगाने जा रहा है तो रिएक्शन बैकवर्ड भागने लगेगी, इक्विलिब्रियम रहा, डन है। हाँ बिल्कुल, ली चैटलियर प्रिंसिपल काम करेगा, एग्जैक्टली। चलो अब यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं केबी के बारे में, ठीक है। सो केबी क्या है, केबी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, बॉइलिंग, हाँ ग्राफ बनाना है बाबू, ग्राफ बना लेना, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। और ये अपने पास होता है, इसको एक और भी नाम बोलते हैं, दैट इज इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी से देख के लिख लेना, ऐसे इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। और इसका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को लिख लेना, ये रटा रटाया फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को लिख लेना, सॉरी इसके लिए नहीं है, माय बैड माय बैड माय बैड, इसका फॉर्मूला नहीं है, ये मैं समझाऊंगा अभी आगे क्या है, ठीक है। फटाफट से छापो इसको मुझे हटाने दो यहाँ से, यहाँ तक छापो भी, इसको हटाने दो, मैं इसको नीचे लिख ले रहा हूँ, इसको नीचे कर दे रहा हूँ, जल्दी छापो। ग्राफ बना लो, बिल्कुल ग्राफ बना लो, और ग्राफ में जिसको भी रिसर्च करना हो वो बिल्कुल लास्ट में मेरे साथ बैठ जाना, उसको मैं समझा दूंगा कि इसका रिसर्च क्या है, ये क्या कहता है, लास्ट में बैठ जाना, बाकी अभी कोई जरूरत नहीं है इसे माथा पिच्ची करने का, इसलिए अभी कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा टाइम में बैठ के समझा दूंगा ये क्या रिसर्च है, जितनी जरूरत है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं अपने लिए इतना काफी है, ठीक है, चाहे वो जेई हो, नीट हो, किसी में भी। बाकी ग्राफ के रिसर्च आराम से बैठना मेरे साथ। ये फॉर्मूला बना बनाया नहीं थी, इसका कोई मतलब ऐसे बोल लो कि इसका किसी ने दिया हुआ नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो सो केबी होता है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसको एक और भी नाम इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, एनसीईआरटी से देख के नाम लिख लेना, गंदा सा नाम है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि बस इसके नीचे एक बात लिख लेना, दैट इज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और यहाँ पे m क्या है, तो भैया यहाँ m ध्यान रखिएगा, m क्या है, मोलालिटी है, m क्या है, मोलालिटी है, ठीक है। छाप लिए सब कोई। चलो अब अपन थोड़ा सा इसका आगे का डेरिवेशन करते हैं। सो आगे का डेरिवेशन अपने को देखते हैं कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है इस फॉर्मूले को। चलो तो जरा लिखना है, इसको शुरू करते हैं। डेल्टा टी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब क्या हुआ, देखो तो मैं ऐसे लिखूं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या कर रहा हूँ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कोई ऐसा है क्या जो इसमें रोना गाना मचाना चाहता है कि भैया हमको तो रोना गाना मचाना है, हमको दिक्कत है इसमें, मोलालिटी तो यही होता है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मोल्स, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। चलेगा, किसी को तकलीफ है इसमें? नहीं है, ठीक है। सो यहां से देखो एक चीज, कहानी क्या है, सो यहां से आप कह सकते हो आपके लिए जो मेन जो फोकस है वो क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना। सो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का यहाँ से आप फॉर्मूला लिख सकते हो कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का यहाँ से फॉर्मूला क्या आने वाला है। सो यहाँ से फटाफट से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला देखो, डिराइव करो तो क्या आएगा। सो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला आ जाएगा कुछ डेल्टा टी डिवाइडेड बाई के वी, ठीक है, multiplied by m of solvent in kg divided by m of solute, ठीक है। सो ये आपके पास कहानी आपके साथ बन के आ गई है, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा आप यहाँ से बता सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि सॉल्वेंट का मास यहाँ केजी में डालना है, अगर ग्राम में डालोगे तो यूनिट रेस्पेक्टिवली आप चेंज कर लीजिएगा, इसलिए मैं 1000 का यूज नहीं कर रहा, आपको खुद से ये सोच के यूज करना होगा कि सॉल्वेंट का मास जो है वो हम ग्राम में नहीं डालें, केजी में डालें, और उसके अकॉर्डिंग आप रेस्पेक्टिव यूनिट को चेंज कर लीजिएगा।
अगर आपको ग्राम में दिया तो उसको 1000 से डिवाइड कर लीजिएगा, केजी मिला के फिर उसको वहां पे चिपका लीजिएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज क्या है ना कि ये जो डेल्टा टी है ना, इसके लिए हम लिखते क्या है, तो हम डेल्टा टी तो लिख लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बट थोड़ा समझने के लिए हम यहाँ नीचे में बी लगा के लिख लेते हैं कि भैया ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम इसको क्या बोल लेते हैं, डेल्टा टीबी बोल लेते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टी होता है, टीबी लगा लिया तो हमको और क्लियर हो गया कि भैया ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली ही कहानी है। ठीक है, सो ये आपके पास कहानी हो गई कि आप किस तरीके से मोलर मास निकालिएगा, किस तरीके से एलिवेशन या डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, अब ये जो साइड में फॉर्मूला दिया है, देखो ये साइड में वाला फॉर्मूला क्या चीज है, ये फर्जी फॉर्मूला है, इसको मैं बता देता हूँ, ध्यान दो इस पे। ये क्या कहना चाहता है, देखो ये क्या कहना चाहता है, इसने क्या किया है, बस इतना सा इसने किया है कि इस फॉर्मूले में इसने जो मास ऑफ सॉल्वेंट था उसको इसने 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि कन्वर्ट हो गया आपके पास ग्राम में। तो बाकी यही फॉर्मूला है, अगर आपको ग्राम में डायरेक्टली लगाना है तो आप इस फॉर्मूले को लगा लो, ये वाली जो चीज लिखी है वही ये वाली चीज है। ग्राम में आपको लगा के लिखना है तो आप ग्राम में लिख सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, यहाँ से आप ग्राम में सीधे लगा लोगे, इसने 1000 का यूज कर दिया, बाकी और भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो फटाफट से छाप लो ये पूरी कहानी, ये या और में ये लगा लेना, और दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो फटाफट से छापो, किसी को समस्या हो तो पूछ लेना, छापो फटाफट से। जो भी तुमको लगे कि इजी है, W2W, देखो यहाँ यहाँ 2 जो लिया है वो सॉल्यूट के लिया है, 1 जो लिया है वो सॉल्वेंट के लिए लिया है। अरे भाई देखो यहाँ दिस वन इज MS, this one is MS, this one is sorry yes, this one is yes। ठीक है, चलो अबे देखना यहाँ पे क्या आएगा, KB इंटू MS है, M और छोटा वाला S मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, KB इंटू मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। ओ भाई कौन ज्ञानी है ये, जरा बता दो मेरे को। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी है। अब चूंकि देखो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट हमको लेना है केजी में, यहाँ पे ग्राम में लोगे तो 1000 से उसने डिवाइड कर लिया, तो नीचे में केजी है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना, 1000 से ऊपर में डिवाइड कर दिया, काम खत्म। अगर आपने ग्राम में लेना था तो फटाफट से लिख लो, कोई समस्या हो तो पूछ लो। मैं कभी नहीं रिकमेंड करता कि इस फॉर्मूले को रट्टा मारो, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई इसको बस याद रखो, इसको याद रखो, आगे कहानी कर सकते हो, इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, दिमाग बहुत छोटा सा है, वैसे भी भगवान कम दिए हैं थोड़े से, तो सोच समझ के चलना है, यूज करना है, वरना ज्यादा खर्च हो जाएगा तो दिक्कत होगा। छोटा सा मेमोरी कार्ड है बेचारा, 512 MB का, छाप लिए। तिवारी पूछ रहा है किसकी बात कर रहा है, मैं देखो इसीलिए मैं बात कर रहा था, देखो पता भी नहीं चला किसकी बात कर रहा है, एग्जाम्पल है ये, समझे तिवारी, तो 512 MB का होने का नतीजा है ये, पता ही नहीं चलता किसके बारे में बोला जा रहा है। मेमोरी कार्ड सही है, प्रोसेसर खराब है, अच्छा मेमोरी कार्ड सही है, प्रोसेसर खराब है, सच में, चलो ये आरिफ ने बहुत अच्छी बात बोली है, पेंटियम का प्रोसेसर है ना, 512 MB है, GB नहीं है राघवेंद्र, GB होता तो कोई कष्ट ही नहीं था। चलो ठीक है, रेड वाला जो है वो एक बार फिर से बता दो, कौन सा रेड वाला, ये कौन सा बोल रहा है आनंद, ये वाला, चल अच्छा ये वाला कुछ नहीं है, इसको बस रीअरेंज कर दिया, देखो
इसमें मुझे ये चाहिए ना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो निकालते हैं, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेगा, तो इसको बस रीअरेंज कर दिया, डेल्टा टीवी इसको एमएस को लेकर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ले गया इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, केबी को नीचे लेके चला आया, इसको नीचे लेके चला आया, तो एमएस आ गया। एमएस क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, रीअरेंज कर दिया बस। बोल सर तो 1/, होगा ना एमएस। क्या बोला, वो रुक जा मेरे को भी लगा कुछ गड़बड़ कर दिया। रुक जा, सही बोला तूने, कुछ तो गड़बड़ किया है। रुक। हाँ यार सही बोला, 1/ms होगा ना। रुक, सॉरी, रुक जा, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ यार। सॉरी, देखो ये रीअरेंजमेंट देख लेना एक बार। हाँ ठीक है, ms इक्वल्स टू सही kb इंटू डेल्टा टीबी मल्टीप्लाइड बाई ms मल्टीप्लाइड बाई ms इन kg। अब ठीक है क्या, देखो तो गणित वाला देख लो एक बार, चेक कर लो यार, ये रीअरेंजमेंट मैंने उल्टा कर दिया था। ठीक है, सॉरी, डन है। अब इसको लिख लेना, ये याद बात करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखो काफी है, ये अपने को ठीक है, जरूरत है, लिख लिया, काम खत्म। डन है, बड़े आगे चलो। सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग कि भैया किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट में फर्क पड़ता है, क्या होता है। अब देखो कुछ चीजें हैं जो इसका एक और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं समझाता हूँ, उसको ध्यान रखना। दैट इज प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर भी देखो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसे काम करता है, देखो प्रेशर कुकर क्या करता है। प्रेशर कुकर करता ये है कि हम जब उसको बंद करते हैं तो होता क्या है उसमें, कि जब आप पानी को गर्म करते हो, जो भी चीज़ है आप उसमें बॉयल करना चाहते हो, दाल वाल जो पकाना चाहते हो, होता क्या है कि जब आपने उसको गर्म करना शुरू किया, पानी को गर्म करना शुरू किया, तो चूंकि वो बंद है, बंद होने की वजह से होता क्या है कि अंदर में जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब वो बहुत ज्यादा कैसे इंक्रीज हो जाता है, वो क्या कहानी है, तो समझो इस चीज को कि बाहर में जो तुम्हारा प्रेशर है ना, बाहर में जो तुम्हारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक और भी प्रेशर ऐड होके आ गया है, और उसके वजह से अंदर का प्रेशर जब उसके बराबर जाएगा तो ही बॉइलिंग होगी। फिर से बोलूंगा, प्रेशर कुकर में क्या हुआ कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जाएगा तो बॉइलिंग होगा। डन है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही तुमने इंक्रीज कर दिया, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर को भी बढ़ना पड़ेगा। वेपर प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा मतलब टेम्परेचर अपने आप से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो ऐसा क्यों है कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया। सीटी लगाते हैं ना, सीटी का जो मास है, सीटी जो उसके ऊपर लगाया जाता है, सीटी का जो मास है उसके कारण और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो ओवरऑल प्रेशर जो उस गैस के ऊपर बनता है, वो प्रेशर क्या होता है, 1 atm से ज्यादा होता है। उस 1 atm के ज्यादा, उस 1 atm से ज्यादा होने की वजह से अंदर में जो वेपर प्रेशर है उसको भी 1 atm से ज्यादा होना पड़ता है, तभी जाकर वो इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। सो 1 atm से अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब जो उसका लिक्विड रहा होगा उस केस में भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा, तभी जाके ये कहानी हुई होगी। और इस वजह से हम बोलते हैं भैया कि प्रेशर कुकर जो है अपना वो अच्छे से वर्क कर पाता है, बॉयल कर पाता है। तो उसमें भी सेम मैकेनिज्म वर्क करता है, बस फर्क इतना है कि उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें ये चीज नहीं है कि कोई चीज डाली गई है, उसमें ऐसा है कि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही अल्टर कर दिया, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर अल्टर हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया और अपना काम बन गया। सेम यही कहानी ऐसे बोल सकते हो कि अगर आप पहाड़ों पे चले जाओ, आप ऊंचाइयों पे चले जाओ तो दाल बॉयल होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। रीज़न क्या, वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो वहाँ कम टेम्परेचर पे ही वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं पहुँचेगा, मतलब दाल को बॉयल होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहाड़ों में खाना पकने में वक्त ज़्यादा लगता है इन कंपेरिजन टू प्लेन्स। ठीक है, चलो तो ये अपने पास कुछ एप्लीकेशंस हो गए रिगार्डिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन इसके बहुत आसान से आते हैं। इसमें लेड जो है वो एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा। ठीक है, लीड होता है, कैटलिस्ट वर्क करेगा। ठीक है, चलो सो इसका एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। क्वेश्चन क्या बोलता है और मुझे बता देना, ये सॉल्व नहीं होगा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अभी आराम से घर पे करना। 18 ग्राम ग्लूकोज लिया 1 kg वाटर में, मोलालिटी निकल जाएगा। बोलता क्या है कि बताओ किस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होगा, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.103 बार, मतलब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया है। ठीक है, केबी आपको वाटर का दिया है, दैट इज 0.52, आपको केबी दिया हुआ 0.52, ये आपको बता दिया। ठीक है, आप कैसे निकालोगे,
भैया हमको फॉर्मूला पता है, हमको फॉर्मूला क्या पता है? सो हमको फॉर्मूला पता है कि डेल्टा टी इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। ठीक है, अब हम यहाँ फटाफट से वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। डेल्टा टी क्या है? तो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट, यही है अपने पास। के बी हमको दिया हुआ है। मोलालिटी क्या होगा? तो मोल्स, मोल्स अपने को दिया हुआ 18 डिवाइड बाई 180 मोलर मास है ग्लूकोज का, डिवाइडेड बाई यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपने को कितना दिया हुआ है? 1। तो अपने पास ये कहानी आ चुकी। अब हमको क्या बोला है कि बताओ फाइनल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो देखो 1.013 बार है ना, इसका मतलब हमको पता है कि 1 एटीएम की बात कर रहा है मोटा तौर पे, और 1 एटीएम पे जो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है वो पहले कितनी थी? तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमको पता है कि टीआई कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले बॉयल होता था, अब कितने पे बॉयल होगा? तो टीएफ पे बॉयल होगा। टीएफ की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा। या किसी को तकलीफ है इसमें? कोई ऐसा जो रोना गाना मचाना चाहता है कि भैया नहीं होगा हमसे? डन है, बड़े आगे, तो इसको आराम से घर पे सॉल्व कर लेना। बोल निधि। सर टीएफ जो आएगा वो तो केल्विन में आएगा ना, तो इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में पहले करेंगे तब करेंगे। ये तुझे मैंने कब बोला कि टीएफ केल्विन में आएगा? सर सब एसआई यूनिट में रखेंगे तो टेम्परेचर का क्यों? एसआई यूनिट तो केल्विन होता है। होता है, बट क्या हम 100 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो नहीं होगा? ऐसा बोला था क्या कि आपको ऐसा ही आपको केल्विन में ही रखना है? नो सर। अच्छा तू मुझे एक बात बता, ये से समझ गया 52 बढ़ेगा तो केल्विन में बढ़े या सेल्सियस में बढ़े उतना ही होगा। डिफरेंस हमेशा केल्विन और सेल्सियस में सेम होता है। ठीक है, तो हम डिफरेंस ले रहे हैं ना, डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो तो ये अपने पास कहानी हो गई, इसको आराम से घर पे सॉल्व कर लेना। ठीक है, चल आगे आते हैं। ठीक है, जो भी आंसर है। नेक्स्ट आते हैं अपन फ्रीजिंग के लिए। भैया फ्रीजिंग की कहानी कैसी है? देखो फ्रीजिंग की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है जैसा अपने पास था बॉइलिंग की कहानी। पहले इसका फॉर्मूला बताता हूँ और बाद में बताऊंगा कि भैया फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन कैसा, बिल्कुल जैसा बॉइलिंग का था वैसा फ्रीजिंग का, सेम कहानी। सो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। अब यहाँ पे बस एक डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने पानी में नमक डाल दिया या चीनी डाल दिया और उसको फ्रीज करने जाओगे तो 0 डिग्री पे नहीं होगा, 0 डिग्री से कम पे होगा। मतलब क्या? ध्यान से देखना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, दोनों बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, मतलब डिफरेंस बढ़ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो बोलता क्या कि डेल्टा टीएफ जो होगा के एफ इंटू एम होगा। अब यहाँ डेल्टा टीएफ क्या है? तो देखो इसको ध्यान दो, ये जो डेल्टा टीएफ है ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट का। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड नहीं लिखना चाहते हो तो तुम ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट का इनिशियल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट का फाइनल, दैट इज डेल्टा टीएफ। क्योंकि हमको पता है कि इनिशियल ज्यादा होगा, फाइनल जो होगा वो कम होगा। सो ये टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, कौन सा? तो फ्रीजिंग पॉइंट का। ठीक है, या सीधे बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड है तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन के लिए यहाँ रोना गाना नहीं मचाना, साइन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इनिशियल और ये इनिशियल और ये सेकंड वाला इज फाइनल। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का, सॉरी फ्रीजिंग का इनिशियल, फ्रीजिंग का इनिशियल, फ्रीजिंग का फाइनल। ठीक है, अब इसको आगे की कहानी बिल्कुल वैसे ही लेकर चले जाओ। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू, सो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी। मोलालिटी क्या होगा भैया? सो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये सेम कहानी है, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कोई फर्क पड़ने वाला है। अब यहाँ से आप जो कैलकुलेशन चाहो वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। सो फ्रीजिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों की कहानी एक जैसी ही चलती है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो यूनिट यूज किया था वो केफ, कांस्टेंट जो यूज करते हैं वो केफ होता है, वहां पे केबी होता है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ डिक्रीज करता है, वहां पे इंक्रीज करता है। बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज इसीलिए एलिवेशन बोलते हैं, इसको डिप्रेशन बोलते हैं क्योंकि डिक्रीज करता है। ठीक है, इस केफ को क्या बोलते हैं? तो इस केफ को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, या फिर क्रैस्कोपिक कांस्टेंट, इसका एक और भी नाम है क्रैस्कोपिक कांस्टेंट, एनसीईआरटी से देख के छाप लेना। और ठीक है, और उसको बोलते थे इब्रोस्कोपिक कांस्टेंट। सो यही कहानी है आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का।
अब जरा इस फ्रीजिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये क्या कहता है, ठीक है, क्या मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट का। देखो इसको समझने थोड़ा सा एफर्ट देना, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है, देखो ध्यान से, कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि भैया वो टेम्परेचर जिस जगह पे सॉल्वेंट का, ध्यान से सुनो, सॉल्वेंट का सॉलिड फेज और लिक्विड फेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाए। पहले क्या था? बॉइलिंग पॉइंट में था कि लिक्विड और गैस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में थे। ऑब्वियस सॉलिड का कोई रोल वहां पे नहीं था, सॉल्यूट का कोई रोल वहां भी नहीं था। यहाँ पे क्या होगा कि सॉल्वेंट का जो होगा वो सॉलिड फेज और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में, पहले लिक्विड वेपर और अब की बार क्या हो गया, सॉलिड और लिक्विड। तो पहली चीज ये है कि जहां फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जहां पे ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम में आने का मतलब क्या हुआ, तो मतलब कुछ ऐसा हुआ कि टेम्परेचर एट विच वेपर फेज ऑफ द सब्सटेंस इन द लिक्विड फेज इक्वल्स टू इट्स वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। मतलब सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर होगा किसका, सॉल्वेंट का, वो बराबर हो जाएगा लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के। जब ऐसी कंडीशन आ गई तो हम कहते हैं कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट आ चुका है। तो जहां वहां पे गैस हो, जहां वहां पे तुम्हारे पास वेपर होता था, यहाँ पे बस कहानी है कि सॉलिड, यहाँ पे क्या हो गया, उस जगह पे सॉलिड हो चुका है। तो इस चीज को ध्यान रखना, फील नहीं भी आए तो तुम ध्यान रखना कि ऐसा ही होता है, क्योंकि डिफाइंड ही इस तरीके से है। नेक्स्ट क्या बोलता है, इस चीज को ध्यान दो, a solution will freeze when its vapor pressure equals to the vapor pressure of pure solid solvent। तीनों का मतलब सेम ही है, तीनों स्टेटमेंट अलग अलग नहीं है, बस इनको दिया गया है अलग अलग, बाकी तीनों का मतलब सेम है। अब यहाँ प्योर सॉल्वेंट क्यों मैंने दिया है, ये लिखा हुआ प्योर सॉल्वेंट वाली चीज क्यों रिपीट कर दिया, वो इसलिए रिपीट किया क्योंकि ये सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। सो इन सारे को मैं कंक्लूड करके एक चीज बताता हूँ, उसको ध्यान रखो। जब भी हम फ्रीज करते हैं, जब भी हम फ्रीज करेंगे सॉल्यूशन को, तो उसमें सॉलिड सॉल्यूट था उसका कोई रोल नहीं है, ना ही बॉइलिंग में था ना ही इसमें, मतलब उसको कुछ नहीं होने वाला, वो जैसे के तैसे रहेगा, ठीक है। जब हम फ्रीज करेंगे तो होगा क्या, हम फ्रीज करेंगे तो होगा ऐसे कि जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा। मतलब समझो कि पानी और बर्फ के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट, और ये दोनों प्योर जो होंगे उनके बीच में होगा। मतलब इनके अगर यहाँ पे कोई सॉलिड सॉल्यूट है ना तो इसका कोई लेना देना नहीं है उससे, इन दोनों प्योर फॉर्म के बीच में, मतलब प्योर लिक्विड और प्योर जो उसका सॉलिड फॉर्म होगा, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। जिस टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, हम उसको बोलेंगे कि भैया वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हो गया। यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने का मतलब क्या है, यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने का मतलब है कि वो यहाँ पे ऐसा समझ लो कि जो सॉलिड है उसका वेपर प्रेशर और जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर दोनों क्या हो गया है, बराबर हो गया है। सो यही कहानी है अपने पास फ्रीजिंग की। डेफिनेशन वाइज यही है, फील आ जाए वेरी गुड, नहीं आए परेशान मत होना, बाकी एकदम बिल्कुल ऐसे छाप लो, काम खत्म एज इट इज। ध्यान अपने को क्या रखना, सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम, इसके अलावा कभी कुछ नहीं पूछेगा। उसके बाद क्या होगा कि सॉलिड लिक्विड में इक्विलिब्रियम होगा, वेपर प्रेशर किसका बराबर होगा, तो सॉलिड लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर होगा। सॉल्यूट का कोई रोल है क्या, नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट से सॉल्यूट का कोई रोल नहीं है, बढ़ा घटा सकता है बट वो फ्रीज होना ना होना इससे सॉल्यूट का कोई लेना देना नहीं है। छापो फटाफट से, बोलो निधि। सर सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन होगा, सॉलिड फेज का सॉलिड का तो वेपर प्रेशर जीरो होता है ना। सॉलिड का वेपर प्रेशर जीरो होता है, बिल्कुल ऐसा कोई स्टेज जिसमें सॉलिड गैस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, सर बिल्कुल। तो बोल, सर तो लिक्विड फेज और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल कैसे होगा। चल ठीक है, इसको छापो, मैं समझाता हूँ, छाप लो, मैं इस पे ठीक है, अभी फिलहाल के लिए लिख ले, मैं समझाता हूँ इस चीज को, ठीक है। आराम, जब इस ग्राफ को एनालाइज करेंगे ना तब मैं समझाता हूँ कि इसकी कहानी कैसी होती है, अभी छाप लो। इस ग्राफ के एनालिसिस में ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि ऐसा कैसे हो गया कि सॉलिड का और उसका वेपर प्रेशर जो हो गया वो सेम हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम में आ गया, बराबर हो गया। छापो फटाफट से।
ऐसा कोई स्टेज होता है जिसमें सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम में होता है? बिल्कुल, ऐसे भी स्टेज होते हैं जहां सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम में होते हैं। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में सॉलिड और गैस जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, और इस सब्लिमेशन से ही आंसर आएगा इस वेपर फेज वाले का। ठीक है, समझाता हूं कैसे, पहले छाप लो। बोल वैष्णवी। सर सर बस आप ये बताए ना फ्रीजिंग पॉइंट और फिर बॉइलिंग पॉइंट में कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो होता है वो सॉलिड और मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होता है इक्विलिब्रियम। ऐसा सॉल्यूट सॉल्वेंट कभी नहीं बोला, बस सॉल्वेंट में। सॉलिड और सॉल्वेंट बोले, सॉलिड। सॉलिड और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का सॉलिड फेज, सॉल्वेंट का लिक्विड फेज। यस सर, मतलब हम यही कहना चाह रहे हैं, लेकिन सर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। ज्यादा फॉर्म छापो 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 छापो, मैं बताता हूँ क्या है ये। रोने का मौका मिलता है, देखो देखो सही बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो ठीक है, छाप लिया सबने? चलो ठीक है, अब समझो इस चीज को। मैं शेयरिंग हटा रहा हूँ, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। ऐसा होता है घर में कि जब कपूर को रखा जाता है तो बोला जाता है डब्बा बंद करके रखो। कहाँ गए, किसी को तो पकड़ते। निधि चल ऑडियो ऑन कर, बोल। यस सर। सो जब कपूर को रखा जाता है तो उसका डब्बा बंद करके रखा जाता है। डब्बा खोल के रखने में क्या समस्या होता है निधि? सर वो मतलब गैस बन जाता है, गैस बन जाता है। तो डब्बा बंद करने पे फ्यूज गैस हो क्यों नहीं जाता है बनता? एयर में। फिर गैस बंद कर, फिर डब्बा बंद करने पे क्यों नहीं उड़ता? आवाज नहीं आ रहा, फिर से बोल। इक्विलिब्रियम फेज अचीव हो जाता होगा गैस स्टेट में और सॉलिड स्टेट में। गैस स्टेट में और सॉलिड स्टेट में इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। अच्छा, वो जो गैस है वो एक्चुअल में है क्या उस सॉलिड का? वेपर प्रेशर। क्या है? वेपर प्रेशर। वेपर है। जो सॉलिड है उसका वो जो गैस है, जो तुमने कैम्फर रखा है, उस कैम्फर का वो जो गैस है वो एक्चुअल में गैस क्या है? उसका वेपर है। यस सर। ठीक है। अब देखो समस्या क्या है। समस्या ये है कि हम प्योर सॉलिड का वेपर प्रेशर डिफाइन नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि प्योर सॉलिड के ऊपर जो वो वेपर, जो उसका वेपर है, वो जो प्रेशर लगाएगा उसका कोई मतलब नहीं बनता। प्योर सॉलिड को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन तुम एक बात बताओ कि जो मान लो तुम्हारे पास दो चीजें हो गई, एक तो प्योर सॉलिड है जो जिसका वेपर बन रहा है, और एक जो प्योर लिक्विड है इसका वेपर बन रहा है। ये तो कंडीशन हो सकता है ना कि दोनों के वेपर जो है वो एक टाइम आएगा कि दोनों का प्रेशर बराबर हो जाए। यस सर। ये कहानी समझ में आया क्या कहानी है? प्योर सॉलिड का खुद का वेपर प्रेशर नहीं है, अग्री, लेकिन प्योर लिक्विड में खुद का वेपर प्रेशर था, क्योंकि हम बोलते थे कि सरफेस पे जो लगेगा दैट इज वेपर प्रेशर। लेकिन ये तो कहानी पॉसिबल है ना कि एक प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड है, दोनों अपने अपने वेपर बना रहे हैं, और दोनों का जो वेपर है वो एक टाइम ऐसा है जबकि दोनों का प्रेशर जो है वो सेम हो जाए। यस सर। पॉसिबल है। और ये जो कहानी एग्जैक्ट यही कहानी होता है कि जब अपने पास आइस और जो अपने पास लिक्विड है, इन दोनों ने जो वेपर बनाना है, उन दोनों का जो प्रेशर है वो एक दूसरे को टकरा रहा है, एक दूसरे के बराबर हो गया, तो हम बोलते हैं कि अब फ्रीज होना शुरू हो गया। मतलब सर वो जो वेपर प्रेशर सॉलिड का होता है, मतलब उसको वेपर प्रेशर कहना तो सही नहीं है। प्योर का कहना सही नहीं है, प्योर सॉलिड का वेपर प्रेशर कहना सही नहीं है, लेकिन जब वो मिक्सचर बना रहा है तो ये कह सकते हो कि उसका जो वेपर प्रेशर है और जो लिक्विड का वेपर प्रेशर वो दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। हाँ, प्योर का वेपर प्रेशर कहना वर्ड सही नहीं है, इसलिए हम यूज नहीं करते। बाकी एक चीज और भी अगर तुमने नोटिस किया होगा तो आपको हर जगह लिखा होता है बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि आप ये मान के चलते हो कि वो जो सॉल्यूट है वो सबलाइम भी नहीं करेगा, तो इसलिए वर्ड यूज किया था नॉन वोलेटाइल, ताकि ये कंफ्यूजन ही क्रिएट ना हो कि वहाँ वेपर प्रेशर की कोई संभावना भी बन सकती है। लेकिन अभी ये जो बात करने लगते हैं अपन कि भैया सॉल्युबल है कि नहीं है, जैसे देखो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ।
आपके पास पानी में आपने नमक भी तो डाला था ना, क्या नमक के लिए कोई वेपर प्रेशर आया? नहीं आया, क्योंकि हम नमक को तो मानते हैं कि नालायक कभी वेपर बनेगा ही नहीं। लेकिन आइस तो वेपर बन सकता है, तो आइस के लिए वेपर प्रेशर डिफाइंड हो गया, आइस का वेपर प्रेशर वहां काम कर रहा है, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन नमक का नहीं कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि नमक को मान के चलते हैं कि नॉन वोलेटाइल है, ये कुछ भी नहीं करने वाला। वो जो है आइस है, वो वेपर बना सकता है, तो उसका वेपर प्रेशर इज पॉसिबल। समझ आया? बोल नहीं रही? सर वो पहले का ही हैंड था, ठीक है, हटा दे तो रहे। एक्चुअल में तो है क्या ना कि सर हाँ, बोल। तो नमक में अगर पानी डालेंगे, मतलब पानी में नमक डालेंगे तो वो फिर फ्रीज भी नहीं हो पाएगा। क्या नहीं, नमक मतलब अगर पानी में नमक डालेंगे तो वो तो फ्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि साल्ट तो नॉन वॉलेटाइल है। अच्छा ठीक है, तो तू मेरे को एक बात बता, नमक को फ्रीज करके तू बना क्या लेगी? नहीं मतलब बोल रहे हैं। अरे वो ऑलरेडी सॉलिड है, उस सॉलिड को तू फ्रीज करके क्या करेगी? सर वाटर वो फ्रीज होगा या नहीं? वाटर तो फ्रीज होगा ना, वाटर क्यों नहीं फ्रीज होगा? बस जो पहले जो था वो 0 डिग्री पे होता था, अब 0 से थोड़ा कम पे होगा। नहीं समझ आया? वाटर क्यों नहीं फ्रीज होगा? वाटर तो फ्रीज होगा, वाटर में डिप्रेशन आ जाएगा, लेकिन आइस, देखो सारा खेल आइस और उस लिक्विड के बीच का होगा। वाटर में नमक पहले भी सॉलिड था, आज भी सॉलिड है, कल भी सॉलिड रहेगा। उस नालायक को तो मतलब ही नहीं है कि तुम 100 डिग्री पे बॉयल कर रहे हो कि 0 डिग्री पे फ्रीज कर रहे हो। मैं सॉलिड हूं, मैं ना उड़ूंगा ना कुछ करूंगा, बस वहां आके तुमको परेशान करूंगा, बस इतना ही करता है नमक, और कुछ नहीं करता है। ठीक है, चलो और किसी को समस्या है जो फ्रीजिंग समझ में नहीं आया किसी को? अगर आइस सी वाटर का, सी वाटर का आइस बना सकते हो बिल्कुल तुम, लेकिन वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, उसको फ्रीज करने के लिए -10 -8 करना पड़ेगा। एक रीजन ऐसे समझ लो, जब आइसक्रीम जमाने जाते हो ना, तो आइसक्रीम, तो एक एग्जांपल बताओ, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखो। कभी कभी ऐसा होता है जो घरों में आइसक्रीम बनाते हैं, मतलब मैं छोटा था तो बेवकूफ बनाने के लिए बनाते थे, ठीक है, तो दूध को जमाया जाता है, दूध में कुछ कुछ डाल के जमा दिया जाता है कि देखो आइसक्रीम है, बेवकूफ बनाने के लिए, खिलाने के लिए। अब तो खैर पता है कि कस्टर्ड वस्टर्ड डाल के बढ़िया से आइसक्रीम जमता है, बट उस समय नहीं होता था, उस समय दूध में बस थोड़ा कुछ डाल के जमा दिया था। तो अगर तुम नोटिस करोगे, अगर ऐसे कुछ जमाओगे, तो जो आइस वाला, जो वाटर वाला चीज है ना, जो आइस है ना, वो उसके ऊपर ऊपर में जमते हुए तुमको दिख जाएगा, या साइड में जमा हुआ दिख जाएगा। लेकिन दूध जो है ना, वो अभी भी सॉफ्ट रहेगा, अभी भी गीला टाइप का रहेगा, उतना हार्ड नहीं रहेगा। कुछ देर बाद बहुत टाइम छोड़ दोगे तो डेफिनेटली वो भी हो जाएगा, बट स्टार्ट में ऐसा ही होता है कि आइस वाला पार्ट अलग हो जाता है, वाटर वाला पार्ट अलग हो जाता है, और दूध वाला पार्ट थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। रीजन वहां पे यही होता है, क्योंकि हमको पता है कि जो वाटर वाली कहानी, वो तो जो मतलब प्योर वाटर टाइप वाली, जो जितना पार्ट होगा, जहाँ प्योर वाटर होगा, वो आसानी से फ्रीज हो गया। लेकिन जहाँ प्योर वाटर नहीं है, जहाँ पे कुछ सॉल्यूट वॉल्यूट भी प्रेजेंट है, वो आसानी से फ्रीज नहीं होने वाला, तो उसके लिए टेम्परेचर को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो बाद में हुआ, ये पहले हो गया, इसलिए दोनों के बीच में क्या हो गया, एक लेयर टाइप का बन गया, दोनों के बीच में एक डिफरेंस टाइप का आ गया। या आइस, या तो आइस, या ऐसे बोल सकते हो कि आइसक्रीम जल्दी बना नहीं। जैसे आइस जो है जितना जल्दी में बन जाएगा, उतना जल्दी में आइसक्रीम आपका रेडी नहीं होगा। चलेगा? बोलो। सर मतलब ये ना कि कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब वो फ्रीजिंग पॉइंट को भी डिक्रीज करेगा, और फिर उसका वेपर, और वो जो जब हम लोग उसको बॉइलिंग करते हैं तो उसमें का जो वेपर प्रेशर उसको भी डिक्रीज करेगा। हाँ, वेपर प्रेशर को डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा उसमें। हाँ, बॉइलिंग, हाँ बिल्कुल, सॉलिड सॉल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेगा। डन है? यस। ठीक है, ठीक है, और छोड़ो, और सब छोड़ो, क्या इक्विलिब्रियम, कहाँ इक्विलिब्रियम, क्या माथा खराब करना, समझ में नहीं आ रहा है ना। चलो ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट, के फ्रीजिंग पॉइंट से कैसे ये चीजें रिलेट करती हैं। ठीक है, चलो, सो लास्ट टॉपिक इज, से पहले ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करो। बोलता है 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल है, 600 ग्राम वाटर में डाला गया, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, और सेकंड है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा। दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो पहले डेल्टा टी और फिर टीएफ दोनों निकालना है, फटाफट से निकालो, जल्दी से छापो, फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, एटलीस्ट इक्वेशन लिख लो अच्छे से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी, और उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट थिंग,
KF जो होता है वाटर का मैं लिख दे रहा हूँ 1.86 होता है। KF ऑफ वाटर इज 1.86। यूनिट की तो जरूरत है नहीं, यूनिट तो तुम खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यूनिट क्या होगा, KF का यूनिट क्या होगा 1.86। फटाफट से करो, पहले है डिप्रेशन, फिर बाद में फाइनल। इनिशियल क्या रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0, इनिशियल होगा 0, फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट बताना आपको, जल्दी करो। डेल्टा टी निकालो, पहले डेल्टा टी निकालो रिया। चलो ठीक है, ठीक है मैं सॉल्व करता हूं, इसको ध्यान दो। देखो डेल्टा टी क्या आएगा, सो डेल्टा टी अपन लिख सकते हैं दैट इज KF मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। KF अपने पास कितना है 1.86, मोलालिटी कितना हो जाएगा तो 45 ग्राम ये दिया हुआ है, तो 45 डिवाइड बाय मोलर मास इसका कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ तो मोलर मास कितना आ रहा है 62 डिवाइडेड बाई मास वाटर का कितना दिया है 600 ग्राम, ये ग्राम में दिया है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लिया। देखो यही 1000 जो होता था वो फॉर्मूले में ऊपर लिख के आ जाता था, ये जो 1000 है, ठीक है। तो अब अपने पास इस पूरे को सॉल्व करो, फटाक से आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 2.2 के लगभग आ रहा है, ठीक है। सो डेल्टा टी आ गया 2.2। अब बोलता क्या है बताओ फाइनल टेम्परेचर मतलब कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा। हम क्या बोल सकते हैं, पहले था 0 डिग्री, 2.2 से कम हो गया -2.2, तो -2.2 बोल लो, या केल्विन में कन्वर्ट करके बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। तो हम इसको बोल सकते हैं ना T इनिशियल माइनस T फाइनल कितना है 2.2। T इनिशियल कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट का, ये फ्रीजिंग पॉइंट के रिगार्डिंग बात है, ठीक है। तो इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 0, फाइनल कितना है मुझे नहीं पता, तो हम बोल सकते हैं ये 0 हो गया, ये 0 माइनस TF इक्वल्स टू 2.2, सो ये TF इक्वल्स टू हो गया 2.2 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करना है -2.2 डिग्री सेल्सियस, माइनस लगा लो, ठीक है। तो अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 इसमें ऐड कर देना, काम खत्म। चलेगा क्या, कोई ऐसा जिसको इस क्वेश्चन में तकलीफ है, कोई ऐसा जिसको इस क्वेश्चन में तकलीफ हो, डन है, चलो ठीक है। सो यहाँ तक अपने पास कहानी हो गई है रिगार्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसकी कहानी हो गई है। इसके बाद अपने पास 2 टॉपिक्स मेन बचे हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। कल्याणी फिर से सॉल्व कर लो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर, और अपने पास एक और चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसपे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर का, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। सो अगले क्लास में इन दोनों टॉपिक्स को देखेंगे, उसके साथ ये चैप्टर पैक हो जाएगा। थोड़ा सा कष्ट करना कि जितना आज पढ़े हैं उसको एनसीईआरटी से रीडिंग डालना, ऑस्मोटिक प्रेशर और वेंट ऑफ फैक्टर को अगली क्लास में पढ़ के आना, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और मॉड्यूल सॉल्व कीजिए। मॉड्यूल में अगर आपको वेंट ऑफ फैक्टर या इस तरह की चीज़ें दिखती हैं तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, बाकी आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो मॉड्यूल सॉल्व कीजिए, अगले क्लास में जब हम बात कर लेंगे तो उसके बाद डिस्कशन रख लेंगे। आज कौन सा दिन है, आज थर्सडे है, सो फ्राइडे सैटरडे को आपकी क्लास होगी, तो सैटरडे को खत्म करने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को अपन डिस्कशन रखेंगे मॉड्यूल का और एनसीईआरटी का दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट वीक, हाँ नेक्स्ट वीक मंडे को हम मोस्ट प्रॉब्ली रखेंगे, सैटरडे को उम्मीद है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट कर लीजिए और बस ठीक हो गया, और कोई समस्या हो तो प्रकट कीजिएगा अगले क्लास में। बोलो बेटा, और जिसको डाउट है पूछ सकते हो बैठे बेटा, तो कोई काम है नहीं, बोलो। ग्राफ बता दीजिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। चलो देखो, एक समझाता हूं
दूसरा खुद से ट्राई करना समझने को, दूसरे पे डिस्कशन नहीं कर रहा, एक समझाता हूँ मैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझाता हूँ। चलो ध्यान दो यहाँ पे। देखो अगर आपके पास जब सिर्फ सॉल्वेंट था तो हमको पता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किसी भी टेम्परेचर पे इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? अगर सॉलिड डाला गया उसमें तो देखो ये सॉल्वेंट का ग्राफ है, ये प्रैक्टिकल ग्राफ है कि वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के साथ कैसे आएगा। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा उसका वेपर प्रेशर भी वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये है सॉल्यूशन का ग्राफ, और हमको पता है कि भैया सॉल्यूशन का ग्राफ जो है वो एट एनी टेम्परेचर अगर हम देखें तो हमको पता है कि उसका सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ है तो सॉल्वेंट का यहाँ है। हमको पता है कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में क्या होगा, सॉल्यूशन का कम होगा सॉलिड के वजह से। सो बोलता क्या कि ये बॉयल कहाँ पे होगा। तो देखो बॉयल करने के लिए बोला गया कि मान लो जैसे ये टेम्परेचर था TB, इस टेम्परेचर पे आने के बाद ये जो वाटर अगर प्योर वाटर था तो ये जो सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट था तो इसका वेपर प्रेशर हो गया था 1 atm या फिर 1.013 बार। ये जैसे ही इतना पहुंचा यहाँ पे बॉयल होने लगा। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया है, 1 atm के बराबर। तो बॉइलिंग शुरू हो गई। लेकिन ये नालायक क्या इसी टेम्परेचर पे यहाँ पहुंचा है, 1 atm प्रेशर हुआ है? नहीं, इसका प्रेशर अभी भी 1 atm से कम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे बढ़ाएंगे तो इसका और वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और ये वाला टेम्परेचर आते आते TB आते आते इसका जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो गया 1 atm पे। तो हमने कहा यहाँ पे ये बॉयल होने लगा। सो यहाँ पे ये बॉयल होने लगा है इस टेम्परेचर पे TB पे। तो हमने कहा कि डेल्टा TB क्या होगा, तो डेल्टा TB का मतलब हुआ कि जिस पे ये सॉल्यूशन फाइनली बॉयल हुआ वो माइनस जिस पे ये सॉल्वेंट बॉयल होता था वो, उन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। आपको ये अगर पूछना चाहता है कि ये ग्राफ ऐसे ही क्यों बना, आपको कैसे पता था इसे बनेगा, तो बाबू ये प्रैक्टिकल ग्राफ है, इसी तरीके से बनता है। इसका कोई मैथमेटिकल इसका इक्वेशन नहीं है कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा फॉलो होगा। तो ये प्रैक्टिकल ग्राफ है जिसमें वो टेम्परेचर जहाँ पे दोनों का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा वहां पे हमने बोल दिया कि ये बॉयल हो जाएगा। चलेगा, डन है। तो ये आपके पास कहानी है ग्राफ। और किसी को कुछ पूछना है? और कोई डाउट? नेक्स्ट वीक निधि वीक। चलो, और किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। वेंटो फैक्टर देखेंगे तो और भी लेगा, और उस पर वेंटो फैक्टर पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो थियरी है, पढ़ के आना। देखो ले देके ना 3 फॉर्मूले अभी तक जानते हैं, बाकी कुछ जानो चाहे मत जानो। डेल्टा P/P0 जो RLVP हुआ करता था, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। डन। बाकी मास वास में खुद से सब्स्टिट्यूट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इक्वल्स टू KF इंटू M। M इज मोलालिटी, अकेला जगह है जहां मोलालिटी यूज होता है और कहीं नहीं होता मोलालिटी यूज। तो KB इंटू M। डन है। मोलालिटी में सारी वैल्यू पुट करने आता है, सॉल्यूट डाल सकते हो, सॉल्वेंट डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, और कोई फॉर्मूला रट्टा की जरूरत नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी। खेल खत्म। इतने तक पढ़े हो, अगले क्लास में फिर इसका ही कहानी पे डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है। और कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, फिर बाय बाय।